आत्महत्या। वह एक छोटे से स्कूल में बेहद ही छोटी सी तनख्वाह पर अध्यापन का कार्य करने वाला बेहद ही छोटा सा हिंदी का शिक्षक था। वैसे वह हिंदी का भी कोई विद्वान नहीं था, बस उसे साहित्य पढ़ना अच्छा लगता था। याददाश्त भी उसकी काफ़ी कमज़ोर ही थी। इसी कारण वह हिंदी की वर्तनी में भी गलतियाँ करता ही रहता था। इसी वजह से उसे कक्षा में अपने ही छात्रों द्वारा ज़्यादा कदा अपमानित भी होना पड़ता था। लेकिन उसे लिखने का काफ़ी शौक था। वह लेखक बनना चाहता था। बचपन से ही वह सपने देखा करता था कि वह एक दिन लियो टोल्स्टॉय की तरह की कोई कहानी लिखेगा जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। वह मानता था कि साहित्य 99% भावनाएं होती हैं और बस 1% शब्दों की कलाबाजी। वह बहुत अधिक सोचा करता था, पागलपनी की हद तक। इससे पहले कि वह पागल हो जाता, उसने कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। कई कहानियाँ लिखीं और भेज दी पत्रिका में प्रकाशित होने हेतु। कहानी में आगे बढ़ने से पहले उस छोटे से स्कूल में छोटी सी तनख्वाह पर पढ़ाने वाले उस छोटे से अध्यापक के बारे में थोड़ा और बता देना उचित होगा। वह छोटा सा आदमी जिस परिवार से ताल्लुक़ रखता था, वह कतई भी छोटा नहीं था। काफ़ी खाते पीते घर से था वह। गांव में उसके परिवार की कई एकड़ ज़मीनें ज़मीनें थी। ज़मींदारों के ख़ानदान से था वह चाहता तो बड़े ही आराम से बिना कुछ किए अपने गांव में आराम की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता था। उसके पिता अच्छी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर गांव में ही रहने लगे थे। वह शहर में अकेला ही रहता था। माता पिता की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसी ने ही शादी करने से साफ इनकार कर रखा था। उसने प्रण लिया था कि जब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेता, वह शादी नहीं करेगा। शायद ईश्वर भी यही चाहते थे कि वह ज़िंदगी भर कुंवारा ही रहे। एक छोटे से स्कूल में बेहद ही छोटी सी तनख्वाह पर छोटे छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ाने के अलावा उसमें कोई भी काबिलियत नहीं थी। उसके पिता ने उसे शहर में एक अच्छा सा घर खरीद कर दे दिया था। 5 मंजिला इमारत से वह तीसरी मंजिल पर रहता था। सड़क से सटी हुई थी यह इमारत। अपने घर की बालकनी से वह सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करता। पूरे घर में उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी ये बालकनी। शहर छोटा ही था, इसलिए आबादी भी कम ही थी। शाम में वह बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए सूर्यास्त का आनंद उठाया करता। प्रकृति से उसे काफ़ी लगाव था। सावन के महीने में जब वह काले काले मेघों और रिमझिम बारिश को देखता, तो उसका मन मयूर नाच उठता। इसी बालकनी में ही बैठे बैठे वह अनंत प्रकृति के बीच अपनी हैसियत पता लगाने की कोशिशें करता। पत्रिका में कहानियां तो बहुत भेजीं, परंतु प्रकाशित एक भी नहीं हो पाई। वह उदास तो हुआ, किंतु हताश नहीं। उसने कोशिश नहीं छोड़ी। सोचा करता शायद उसमें ही कोई कमी हो। एक न एक दिन वह अपनी सारी कमियों को पाट ही लेगा। हो सकता है वर्तनी में गलती होने के कारण उसकी रचनाएं अस्वीकृत हो जाती हो। छोटी ई और बड़ी ई में भेद करना सीख ही जाएगा। छोटे को बड़ा नहीं बनाएगा और ना ही बड़े को छोटा। यह महापाप है। समाज इस गलती को कभी माफ़ नहीं करता। छोटी ऊ और बड़ी ऊ को अपनी अपनी औकात में रहना सिखा ही देगा। असल ज़िंदगी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेदभाव नहीं किया जाता। यह आचरण कहलाता है। हिंदी भाषा में तो यह किया ही जाता है और यह व्याकरण कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विचारधारा। वह उसी विचारधारा से ओतप्रोत कहानियाँ लिखेगा जो कि पत्रिका की विचारधारा हो, ना कि अपनी पसंद की विचारधारा से प्रेरित होकर। हर अस्वीकृति के बाद वह नई ऊर्जा के साथ नए नए आइडियाज़ ढूंढने में लग जाता। उसे विश्वास था कि वह एक ना एक दिन ऐसा तड़कता भड़कता आइडिया ढूंढ ही लेगा जिस पर लिखी कहानी उसे विश्व प्रसिद्ध बना देगी। ऐसी कहानी जिसे अस्वीकृत करने का दुस्साहस कोई भी पत्रिका नहीं कर पाएगी। उसे अपनी बौद्धिक क्षमता पर खुद ही विश्वास नहीं हो पा रहा था। जिस दिन उसने ऐसा ही वांछित आइडिया आखिरकार ढूंढ ही लिया, पूरे जोशो खरोश के साथ उसने उसने ढूंढे हुए आइडिया पर एक झन्नाटेदार कहानी लिख ही डाली। इस कहानी में कुछ अलग ही बात थी। इसमें वह मज़ा था जो उसके द्वारा पहले लिखी कहानियों में नहीं था। अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ उसने भेज दी इस नई दमदार कहानी को पत्रिका में छपने के वास्ते। एक ही घंटे में जवाब आ गया। प्रिय भाई, आपकी रचना अस्वीकृत है। आपका क ख ग। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बार बार ईमेल खोलकर देखता। उसे स्वीकृत के आगे लगा हुआ और दिखाई पड़ ही जाता। वह पूरी तरह से टूट गया। सदमा बर्दाश्त के बाहर था। इन सब के बावजूद वह रात में चैन से सोने चला गया, परंतु इस प्रण के साथ कि कल सुबह सुबह ही वह आत्महत्या कर लेगा। रात भर उसे सपने में विभिन्न पत्रिकाओं के संपादक नजर आते रहे। हर संपादक के मुखारविंद से बस एक ही ध्वनि उच्चरित हो रही थी, अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत। सुबह 4 साढ़े 4 बजे वह जाग गया। नहाने के बाद उसने अंतिम बार भगवान की जमकर पूजा अर्चना की। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, शनि चालीसा। जीवन के अंतिम दिन उसे हर चालीसा का पाठ करते हुए हर देवी देवता अपने अंदर समाये जान पा रहे थे। सारी की सारी धूप अगरबत्ती एक साथ जला डाली। पूजा पाठ खत्म करने के बाद उसने अपनी पिस्तौल निकाली, जो कि उसके पिता ने अपनी हिफाजत के लिए दी थी।
पिस्तौल को अपनी कनपट्टी पर तान कर वह चलाने वाला ही था कि उसे ख्याल आया, क्यों ना अंतिम बार अपने शहर, सड़क और बाहरी दुनिया को देख लिया जाए। वह बालकनी में गया। पिस्तौल उसके हाथ में ही था। जाड़े का दिन था, जबरदस्त कुहासा छाया हुआ था, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, ईश्वर नहीं चाहते कि मैं अपने शहर के अंतिम दर्शन करूं। उसने बालकनी में ही प्राण त्यागने का इरादा कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद की, पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर तान दी, घोड़ा दबा डाला। धाए की जोरों की तेज आवाज़। क्या वह मर गया? उसे कोई दर्द क्यों नहीं हुआ? वह तो जिंदा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। गोली गोली उसके सर के पिछले भाग के कुछ भागों को छूते हुए निकल गई थी। शायद कुछ बालों के अग्रिम हिस्सों को कुछ नुकसान पहुंचा होगा, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि गोली उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शायद पिस्तौल का घोड़ा दबाते वक्त कोई चीज़ उसके हाथों से टकराई थी। पर क्या? उसने बालकनी में आसपास देखा। जो चीज़ उसके हाथों से टकराई थी बगल में ही पड़ी थी। हर बात समझते उससे देर न लगी। अखबार वाले ने बड़े ही जोरों से अखबार फेंका था। उसे लगा, ईश्वर नहीं चाहते कि वह अभी इस दुनिया से प्रस्थान करे। उसने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया। संपादकों का तो कर्म ही है रचनाएं अस्वीकृत करना। वे अपना कर्म नहीं छोड़ते। उसका कर्म है कहानियां लिखना। वह अपने कर्म का त्याग क्यों कर दे? शायद यही सोचकर उसने आत्महत्या का